हेलो फ्रेंड्स, एमआईसी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक बैंक के कार्य, इसके पहले हम लोगों ने देखा बैंक की उत्पत्ति और उसके बाद पार्ट 2 में देखे हम लोगों ने बैंक का परिभाषा और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे बैंक के कार्य, आधुनिक बैंक के कार्य। आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ मॉडर्न बैंक्स, यानी बैंक्स के कार्य कैसे हैं, किस तरह से बैंक्स अपना कार्य करता है। इसको हम तीन तरीके से बांट दिए, तीन भागों में बांट दिए हैं। बैंक के कार्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मुख्य कार्य, मेन फंक्शन, यह एजेंसी संबंधित कार्य, और यह विविध कार्य। यानी बैंक के कार्यों को तीन पार्ट में बांट दिया गया है। और मुख्य कार्य के अंतर्गत जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंतर्गत इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। मेन फंक्शन को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक है जमा राशि स्वीकार करना और दूसरा है ऋण प्रदान करना। जमा राशि स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। जमा राशि स्वीकार करने के अंतर्गत ये आता है और ऋण प्रदान करने के अंतर्गत ये आता है। यानी आप देख सकते हैं कि बैंक्स अगर जमा कर स्वीकार करेगा तभी वो ऋण प्रदान कर सकता है, अगर जमा स्वीकार नहीं करेगा तो ऋण प्रदान नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब अगर ये बैंक्स है तो अगर यहां से इन होगा तभी यहां से आउट होगा, यानी यह जमा इन होगा और यह ऋण क्या होगा, आउट होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें जमा राशि स्वीकार करना। हाँ, एक और प्रश्न खड़ा होता है कि जमा राशि स्वीकार करना, बैंक्स जनता के द्वारा राशियां अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है, विभिन्न खाते खोल करके, विभिन्न अकाउंट्स खोल करके। लेकिन हम जमा करते हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वापसी की सुविधा उसमें रहती है, ब्याज की भी प्राप्ति होती है। यानी हमारे पास अगर कुछ पैसे हैं तो हम अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण में बैंक्स में अपनी रकम, अपनी धनराशि को रखना सबसे उचित समझते हैं, क्योंकि बैंक्स हमारी धनराशि की सुरक्षा की गारंटी देती है। वापसी की सुविधा, बैंक्स में जमा धनराशि वापसी की भी सुविधा उसमें बड़ा सरल होता है। जब हमें आवश्यकता महसूस होती है तो विड्रॉल चेक आदि के माध्यम से हम उस बैंक से अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि बैंक के पास जो हम पैसा जमा करते हैं उस जमा राशि पे बैंक हमें ब्याज भी प्रदान करता है। तो इस तरह से जमा राशियां स्वीकार करती है। जमा करने का हमें क्या लाभ मिला ये आपको मैं बताया, नहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वापसी के दृष्टिकोण से और ब्याज के दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से कस्टमर को बैंक के द्वारा ये प्रॉफिट लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए हम कस्टमर या कोई भी व्यक्ति बैंक के पास अपने पैसे जमा करते हैं। इसके अंतर्गत ये तीन कई तरीके से जमा स्वीकार करता है। चालू खाता खोल करके, मैं एक एक करके समझाता हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा सारे को एक पार्ट में वीडियो। चालू खाता है, इसको करंट अकाउंट्स हम कहते हैं। करंट अकाउंट्स क्या होता है, करंट अकाउंट्स क्या होता है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर जब हम आप समझाएंगे तो इसको हम आपको बताने का हम प्रयास करेंगे ये क्या होता है। एक एक को हम बताते हैं। आप देख सकते हैं इस चालू खाता को हम समझने का प्रयास करते हैं। चालू खाता किसके द्वारा खोला जाता है ये आप जानने का प्रयास कर सकते हैं। यानी चालू खाता कोई व्यावसायिक संस्था, कोई व्यावसायिक संस्था या उद्योगपति या व्यापारी यानी व्यापारी के द्वारा ही ये खाते खोले जा सकते हैं। यानी करंट अकाउंट्स आम व्यक्ति के द्वारा खाता नहीं खोला जाता है, ये किसी उद्योगपति के द्वारा या किसी व्यापारी के द्वारा या व्यापारिक संस्थानों के द्वारा ही करंट अकाउंट्स खोले जाते हैं। इस खाता के अंतर्गत आप दिन में जितनी चाहे मतलब जितनी बार चाहे आप पैसे जमा कर सकते हैं और जितनी बार चाहे पैसे आप निकाल सकते हैं। किसमें, करंट अकाउंट्स के अंतर्गत
आप दिन में चाहे जितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं, चाहे जितनी बार पैसे आप निकाल सकते हैं, बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इनको ये सुविधाएं दी जाती है क्योंकि इनके पास आय व्यय काफी होते हैं, काफी पैसे इनके पास इन आउट होते हैं, तो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिन में कई बार पैसे भी जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। कि व्यापार के दृष्टिकोण से पैसे जमा करना, भेजना या पैसे निकालना उनके लिए बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं चालू खाता वो खाता होता है जो विभिन्न विभिन्न व्यक्ति जैसे व्यापारी, उद्योगपति, व्यापारिक संस्थान आदि के द्वारा खोला जाता है, और इस खाता पे किसी प्रकार का कोई व्यापारी को ब्याज नहीं दिया जाता है। यानी वर्ष के अंत में जब ये इस खाते का हिसाब किताब बैंक करता है, तो वर्ष के अंत में व्यापारियों के द्वारा बैंक व्यय वसूल करता है, माने बैंक चार्जेस व्यापारी से वसूल करता है वर्ष के अंत में। और इन पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। इस पे सुविधा क्या मिलती है, यानी इस करेंट अकाउंट्स पे, चालू खाता पे क्या सुविधाएं मिलती है, इसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पे क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है, इस पे डेबिट कार्ड की सुविधा मिलती है, इस पे चेक की सुविधा मिलती है, इस पे ओडी की सुविधा मिलती है। यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, ओडी ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, अधिविकर्ष की सुविधा इन खाते पे प्रदान किया जाता है। इस पे किसी प्रकार का कोई व्यापारी को ब्याज नहीं दिया जाता, उल्टे व्यापारी से बैंक चार्ज वसूल किए जाते हैं वर्ष के अंत में। इसी को हम बोलते हैं चालू खाता। अब हम देखते हैं बचत खाता क्या होता है, एक एक करके हम समझते हैं। बचत खाता क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्योंकि समाज में कई तरह के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के भी लोग होते हैं, निम्न वर्ग के भी लोग होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ग जो अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके बैंक में सेविंग अकाउंट के माध्यम से अपने पैसे को सुरक्षित करने का काम करती है। यानी बचत खाता के द्वारा बैंक में ये जो आम व्यक्ति, बीच वाले व्यक्ति होते हैं, मिडिल क्लास के, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके भविष्य में अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस बैंक में पैसा जमा करते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहिए, वापसी के दृष्टिकोण से कहिए, या ब्याज के दृष्टिकोण से कहिए, जो अपनी छोटी अल्प बचत होता है उस सेविंग अकाउंट में जमा करता है। इस बचत इसमें बैंक बचत एक खाते पे भी ब्याज देता है। हर बैंकों की अलग अलग ब्याज की सिस्टम है। प्राइवेट बैंक ज्यादा ब्याज देता है, सरकारी बैंक कुछ कम ब्याज देता है। तो इस तरह से यहाँ पे हर ब्याज की भी गणना हर वर्ष बदलता रहता है, क्योंकि जैसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था होती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह से बैंक्स जो ब्याज देती है सेविंग अकाउंट से अधिक बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो इस पे भी बैंक्स कस्टमर को ब्याज देता है। और इसमें क्या होता है कि एक दिन में या एक हफ्ते में पैसे कई बार तो जमा कर सकते हैं। यानी सेविंग अकाउंट में हफ्ते में आप कई बार पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट से आप हफ्ते में कई बार पैसे निकाल नहीं सकते हैं। ये सेविंग अकाउंट्स का रूल है। इसमें पैसे आप जमा कर सकते हैं, कई बार पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन कई बार पैसे इसमें से निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि यह इस सर्विस चार्ज ज्यादा आपका पड़ेगा, क्योंकि एक ही खाते में कई बार आपसे बिना कुछ लिए हुए आपको ये सुविधाएं नहीं दे सकती, क्योंकि आपको इसका ब्याज देती है, और ब्याज देती है। इस प्रकार आप इसमें पैसे बार बार नहीं निकाल सकते हैं, हफ्ते में एक बार या महीने में 4 या 5 बार। लेकिन वर्तमान व्यवस्था एटीएम हो जाने की वजह से व्यक्ति कई बार पैसे निकालता है, लेकिन उसके लिए बैंक क्या करता है, उससे चार्ज वसूल करता है। यह इसमें ब्याज की गणना की बात करते हैं। ब्याज की गणना कैसे होती है? ब्याज की गणना 1 अप्रैल 2010 से एक नया नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाया कि खाते में 1 से 30 दिन के अंदर
जितनी धनराशियां जितनी दिन रहेंगी उतनी धनराशि का उसको ब्याज मिलेगा। जैसे मैंने बता दिया, जैसे मान लीजिए आपके खाते में 2 लाख रुपया 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में रहा, तो उस 2 लाख का जो ब्याज बनता है उस सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि सेविंग अकाउंट पे 10 तारीख यानी अंतिम 10 दिनों में, अंतिम 10 दिनों या 10 तारीख के बाद हम कह सकते हैं, 10 तारीख के बाद बैंक खाते में जो न्यूनतम धनराशि होती थी 30 दिन के अंदर, लास्ट तारीख तक 10 से 30 के बीच में जो न्यूनतम धनराशि होती थी, उसी न्यूनतम धनराशि पे ब्याज की गणना की जाती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2010 से ब्याज की गणना जो धनराशि जितने दिन रहेंगी उतनी दिन का उस पर ब्याज दिया जाएगा सेविंग अकाउंट का। 1 अप्रैल 2000 से ये रूल है। इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलती है? इसमें आपको चेक की सुविधा मिलती है, इसमें क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है, इसमें डेबिट कार्ड की सुविधा मिलती है, लेकिन ओडी की सुविधा नहीं मिलती है। कार्ड में बताया क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है, चेक की सुविधा मिलती है और डेबिट कार्ड की सुविधा मिलती है, लेकिन ओडी ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा नहीं मिलती, की सुविधा नहीं मिलती है। इसके बाद आता है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको मियादी जमा भी कह सकते हैं। ये इसमें क्या होता है, ये बैंक सावधि जमा खाता के रूप में भी पैसे कस्टमर से जमा स्वीकार करता है। बैंक सावधि जमा के रूप में भी जनता से जमा स्वीकार करता है। सावधि जमा वो जमा होती है जो एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा किया जाता है। सावधि जमा पे सबसे अधिक ब्याज दिया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट पे सबसे अधिक ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट बैंक प्रदान करता है। क्योंकि सावधि जमा के अंतर्गत जब हम अपने पैसे जमा कर देते हैं तो बैंक ये समझता है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष या 10 वर्ष जैसी आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप पैसे जमा करते हैं। तो बैंक ये समझता है कि व्यक्ति को इतने दिनों के अंदर इस पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ सकती है, इसलिए बैंक उस पैसे को कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है, इसलिए उस पैसे पे वो अधिकतम ब्याज देता है। सबसे अधिक ब्याज फिक्स्ड डिपॉजिट पे दिया जाता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट पे जब हम पैसे देते हैं, जमा करते हैं, तो बैंक उसका एक रसीद देती है। लेकिन अगर हमें बहुत इमरजेंसी पड़ गया, बहुत आवश्यकता पड़ गया, तो हम फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ भी सकते हैं और तोड़ने के बाद वो लाभ हमको नहीं मिलेगा जो लाभ हमने साइन किया था एग्रीमेंट पे, जो बैंक हमको कहा था वो सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि हम समय से अंदर ही उसको तोड़ दिए। तो इस तरह से ये फिक्स्ड डिपॉजिट के अंतर्गत बैंक जब पैसा आपने जमा करता है, इसमें सबसे अधिक ब्याज देता है, यानी सबसे अधिक इस अकाउंट्स पे बैंक से क्या देता है, ब्याज देता है। इस पे चेक की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है, इस पे क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है, इस पे डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है, इस पे ओडी की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है। यानी सेविंग अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट पे इस तरह की कोई सुविधाएं आपको नहीं मिलती है। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर सभी खाताओं से ज्यादा आपको दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं सावधि जमा खाता। नेक्स्ट आता है आपका आवर्ती जमा खाता, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। आवर्ती जमा खाता क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट क्या होता है? ये क्या होता है, ये व्यक्ति 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीना के हिसाब से वो प्रति महीना इसमें जो उसका पैसा जमा करना है उसको प्रति महीना उतनी धनराशि जमा करेगा। ये 5 के गुणांक में, 5, 10, 15, 20 के गुणांक में पैसे जमा करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए बैंक है और रिकरिंग अकाउंट आवर्ती जमा खाता के तौर पे हम इसमें पैसा जमा कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम 3 वर्ष के लिए इस खाता को खुलवाते हैं और 1000 रुपया प्रति माह जमा करना है हमको, 1000 रुपया, तो 1000 रुपया प्रति माह कंटिन्यू, यानी 12 36
36 माह तक आपको 36,000 रुपया जमा करना होगा। और जैसे ही वो जमा पूरा हो जाता है तो उस पूरा होने के बाद बैंक से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज के साथ वो पैसा रिटर्न करता है। सेविंग अकाउंट से अधिक, फिक्स्ड डिपॉजिट से कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे प्राप्त किया जाता है, प्रदान करता बैंक दिया जाता है। तो यह इस पे ये होता है रिकरिंग अकाउंट। अगर 1,520 जो भी आपकी क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार आप बैंक में एक रिकरिंग अकाउंट खोल के प्रति माह उसी डेट को आप उस बैंक में पैसे को जमा करना है। जो 36 अगर 3 साल का है तो 36 माह, 5 साल का है तो 60 माह, जिस तरह से जैसे जैसे अवधियां बढ़ती जाती वैसे वैसे माह की अवधि भी बढ़ती जाती है। और उस पे ब्याज की गणना के साथ बैंक आपको रिटर्न, हाँ बैंक एक और सुविधा देता है कि अगर यह 36 माह पूरा हो गया तो आप पैसे अपना लेना चाहते हैं, कहता है कि अगर चाहे तो इसको फिक्स डिपॉजिट में भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो बैंक कहता है इसको फिक्स भी कर सकते हैं, आप फिक्स कर देंगे तो उसी डेट से फिक्स डिपॉजिट का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना प्राप्त हो जाएगा। हाँ, इस पे किसी प्रकार की और कोई सुविधा नहीं, इस पे चेक की सुविधा नहीं दी जाती है, इस पे ओडी की सुविधा नहीं दी जाती है, इस पे क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं दी जाती है, इस पे डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं और कोई सुविधाएं इस पे नहीं प्रदान की जाती। इसको बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। एक आता है गृह बचत खाता, जिसको होम सेविंग अकाउंट कहते हैं। होम सेविंग अकाउंट क्या होता है? होम सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है, ये अब प्रचलन में नहीं रहा और चल नहीं पाया। बैंक के द्वारा कस्टमर को उनके घर जाकर के एक गुल्लक की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। एक गुल्लक से छोटे सभी घरों में अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गुल्लक सुविधा रखते हैं। गुल्लक में 2, 4, 5, 10 जैसे भी मिलता है उसमें पैसे रखते हैं, जमा करते हैं और कुछ समय के बाद तोड़ देते हैं। तो वही सुविधाएं बैंक अपने कस्टमर को घर घर जा करके गुल्लक की सुविधाएं प्रदान की, ताकि आप अपने 1 माह का जो भी आपके पास बचत हो सके उस गुल्लक में डालिए और लास्ट जो महीने का लास्ट दिन होता था उस महीने को वो जाता था बैंक कर्मचारी और खोल करके उसमें से जो पैसा होता था ले आकर के उस व्यक्ति के नाम खाता खोल करके उस पैसे को उस खाते में जमा कर देता था और ब्याज की गणना पहली तारीख से ही की जाती थी। चाहे आप 30 तारीख को पैसा गुल्लक में डाल दीजिए या पहली तारीख को डाल दीजिए, लेकिन ब्याज की गणना आपको पहली तारीख से ही की जाती थी। ये ज्यादा प्रचलन में नहीं रहा, ये सफल नहीं रहा, लेकिन इसी को हम बोलते हैं गृह बचत खाता। क्या बोलते हैं इसको? गृह बचत खाता, जो गुल्लक के माध्यम से जनता में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक के द्वारा उनके घर जाकर के इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इसके बाद आता है प्रतिदिन बचत जमा खाता। प्रतिदिन क्या होता है? इसी क्या होता है, जैसे क्या होता है कि बैंक से कुछ ऐसे एजेंट्स को कमीशन के आधार पे शहरों में दुकानदारों के पास भेज करके उनको मोटिवेट करता है कि प्रतिदिन भी अगर आप 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया आप जमा करना चाहें तो जमा कर सकते हैं। एक महीने में ज्यादा धनराशि नहीं हो पाता है। जैसे दुकानदार है, दुकान खोल रखा है, पान की दुकान खोल रहा है, बिस्किट चाय जो भी दुकान खोल रखा है, हम गए मोटिवेट किए कि भाई साहब 50 रुपया तो देना पर डे, आप दे सकते हैं, किसी तरह से दे सकते हैं। और उस तरह से आप 1500 रुपया महीना नहीं दे सकते हैं। 100 रुपया तो दुकान से यार डेली खर्च हो जाता है, 100 रुपया से निकाल कर दे देंगे तो 100 रुपया यानी 30 दिन में 3000 रुपया हमारा तैयार हो जाएगा। एक साल में 36,000 रुपया तैयार हो जाएगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पैसे कहाँ है, लेकिन पैसे जब मिलेंगे तो मैं कोई बड़ा काम कर सकता हूँ। तो बैंक अपने एजेंट्स के रूप में इस तरह की सुविधाएं देती है, ताकि जब बैंक्स में वो क्या करता है डेली कलेक्शन करके बैंक में क्या करता है जमा कर देता है। जो भी कस्टमर्स मिलता है कस्टमर से बात करता है और इनसे पैसा लेकर के लिया करता है, बैंक में जमा कर देता है। पर डे के हिसाब से जमा होता है। एक निश्चित अवधि के बाद ज्यादा धनराशि हो जाती है और बैंक कस्टमर को एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बैंक्स अपने पास जमा राशियां
इस प्रकार स्वीकार करती है, क्योंकि बैंक के पास पैसे अगर जमा नहीं होगा तो बैंक किसी व्यक्ति को वो लोन नहीं दे सकता है। क्योंकि दो चीजें होता है, हमारे पास पैसे जरूरत नहीं है, हमने पैसे इसमें जमा कर दिया। एक दूसरा व्यक्ति होता है, उसको पैसे की जरूरत है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। पैसे की जरूरत है, अगर उसे पैसा मिल जाए तो बहुत सारे व्यवसाय कर सकता है, उद्योग धंधे कर सकता है, छोटे मोटे कोई न कोई अपना कार्य कर सकता है। इस तरह से जिसके पास एक्सेस पैसा होता है, पैसा जमा स्वीकार कराती है बैंक, और जिसको जरूरतमंद व्यक्तियों को पैसे उधार देती है ब्याज पर। तो इस प्रकार हम देखें कि जो मेन फंक्शन के अंतर्गत हमने पढ़ा, जमा स्वीकार करना, चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा, आवर्ती गृह बचत, प्रतिदिन। एक और होता है कि सेवानिवृत्त खाता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक मुश्त बड़ी धनराशि बैंक में जाकर के जमा कर देते हैं, और बैंक उसको प्रति माह उसके ब्याज के दृष्टिकोण से जोड़ करके जो उसका पेंशन मानता है वो पेंशन उसको प्रदान करता है। तो इस तरह से भी बैंक पैसे जमा कर सकते हैं। वर्तमान में आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत तरीके से पैसे जमा करने के प्रावधान आए हैं। बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका जो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो ऋण प्रदान करना, बैंक कैसे ऋण प्रदान करती है, उसके बाद मैं इसको एजेंसी संबंधित का विविध कार्य आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यूट्यूब चैनल में बने रहें और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्र बंधुओं को शेयर करें ताकि लॉकडाउन का वो लाभ उठा सके। ये सरकार की भी व्यवस्था है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए। धन्यवाद।